हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। क्वेश्चन बैंक सीरीज का आज आपका पहला क्लास है और ये जो क्लास है सॉफ्ट स्टडी एप्लीकेशन पे लाइव चल रही है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 2009 से लेकर 2014 में इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2009 से लेकर 2014 तक में इतिहास से आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का दोस्तों हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ आंसर करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आपको पहले से याद होगा, फिर भी आपको सभी प्रश्नों का जो एक्सप्लेनेशन है वो बेहद ही ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपका एग्जामिनेशन जो है अब मतलब बहुत नजदीक है मेरे भाई। ऐसे में आपके पास फुल कंसेप्ट होनी चाहिए ताकि आप सब्जेक्टिव में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और ऑब्जेक्टिव में भी। और ध्यान रखिएगा हमारी ये जो सीरीज है इसमें मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूं। क्लियर? तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव को भी पढ़ने वाले हैं। तो एक बार कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज सभी को क्लियर जा रही है? चलिए, सारे बच्चे लाइव हैं तो चलिए देखेंगे हम लोग आज के अपने पहले सवाल से। मेरे भाई पहला सवाल आपका क्या है? देखिए 2009 में पूछा गया सवाल है और मैंने सारे प्रश्नों को मिक्स कर दिया, मतलब 2009 से लेकर 2014 तक में बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड थे, उन सभी प्रश्नों को मैंने मतलब एक ही बार लिया है। तो ऐसा नहीं कि आप ईयर बाय ईयर देखेंगे, सारे मतलब ईयर को मिक्स मैंने कर दिया है। तो सारे प्रश्नों को आप बिल्कुल बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? और मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि आपको थोड़ा पैसेंस रखना है। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं जल्दी जल्दी भाग जाना है, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में एक्सप्लेनेशन में समय लगेगा, लेकिन जब इससे रिलेटेड और भी प्रश्न नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा ना, तो वहां पे हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। लेकिन शुरुआती टाइम में आपको सारे टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा क्लास ही ऐसा होता है कि शुरू में समय लगता है, लास्ट जाते जाते आपको देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर करने लगिएगा। तो पहला सवाल देखिए कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा ऑप्शन सी अशोक हो जाएंगे। देखिए याद रखिएगा अशोक जो थे ये मौर्य वंश से इनका संबंध है, और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा अशोक मौर्य वंश के तीसरे नंबर के शासक थे। पहले नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पे आपके बिंदुसार और तीसरे नंबर में आपके अशोक। देखिए बात आई है बिंदुसार की, तो मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज जाते हैं, एक बिंबिसार और एक बिंदुसार। तो देखिए बिंदुसार का संबंध जो था वो मौर्य वंश से था, लेकिन अगर बिंबिसार की बात करी जाए तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। चलिए अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेंगे धम्म महामात्र जो टर्म्स है इस पे बात करेंगे, और जनरली अशोक के बारे में बात करेंगे। देखिए अशोक ने 261 ईसा पूर्व, कहा जाता है ना कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके जस्ट 8 साल बाद, ठीक है, मतलब 8वें साल उन्होंने क्या किया था? कलिंग पे चढ़ाई किया। देखिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे चढ़ाई किया, यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ होगा? 269 ईसा पूर्व में। 8 साल में बोल रहा हूं ना, तो 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ? अशोक का राज्याभिषेक हुआ, मतलब अशोक मौर्य वंश के शासक बने, सम्राट बने, और जस्ट उसके 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया? कलिंग पर मतलब युद्ध किया, आक्रमण किया, और उसके बाद कलिंग का युद्ध उन्होंने जीत लिया। और कलिंग के युद्ध के बारे में इसका जो हमें जानकारी मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। अशोक के 13वें शिलालेख से टोटल शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। तो ये सब टर्म्स आप ध्यान रखिएगा। और धम्म महामात्रों के बारे में हमको 5वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। धम्म महामात्रों के बारे में 5वें शिलालेख से, कलिंग युद्ध के बारे में हमें 13वें शिलालेख से मिलता है जानकारी। ये टर्म्स आप ध्यान रखेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग अशोक की बात कर रहे थे, तो देखिए अशोक को ना प्रियदर्शी के नाम से भी जाना गया है, ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। याद रखिएगा सर्वप्रथम जो पुराने भारत में अभिलेख लिखवाने का जो कार्य किया गया था वो अशोक द्वारा ही किया गया था। तो अभिलेख लिखवाने का कार्य अशोक द्वारा किया गया था, और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पूछा जाता है आपसे सवाल कि बताइए अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक को अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, आप ये ध्यान रखेंगे 1837 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो आपके एग्जामिनेशन में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स बनता है कि अशोक किस वंश संबंधित थे? मौर्य वंश से। मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था घनानंद को मारकर, यानी कि नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। इसमें साथ किसने दिया था? तो आप ध्यान रखिएगा, आप चाणक्य का नाम
सुने हैं, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, वही क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिए थे घनानंद यानी नंद वंश का विनाश में, घनानंद को मारने में। क्लियर। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये बात जान लीजिए कि घनानंद को मारा गया, जिसमें साथ दिया था विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य, चाणक्य आप कह सकते हैं, उनका अन्य नाम है। तो जब देखिए चाणक्य जब इनके साथ दिए ना, तो चाणक्य इनके दरबार के ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना करी है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। क्या नाम है उस पुस्तक का? नाम है अर्थशास्त्र की रचना की है। तो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि बताइए अर्थशास्त्र से हमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर। तो इतना टर्म्स आप लोग अभी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल अभी फिर हम लोग बात कर लें। देखिए, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र मिलती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम लोग बात कर लें तो इसके दूसरे राजा आपके कौन हुए? बिंदुसार। पूछा जाएगा कि बिंदुसार किस धर्म से किस वंश से संबंधित थे? तो आपके ये मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्लियर। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म्स है, सिकंदर का नाम ना आपने सुना होगा। तो सिकंदर का जो उत्तराधिकारी बना, जो आपका सेल्यूकस निकोटर, तो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। ठीक है, कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पे हो चुका है, इसको मैं डिलीट करता हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही कौन आया था? ये आपका मेगास्थनीज आया था। ठीक है, मेगास्थनीज। देखिए, मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेगास्थनीज ने एक किताब की रचना की थी और उसका नाम था इंडिका। ठीक है, देखिए चाणक्य ने रचना किया था किसका? अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र ये मत समझिए कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का संबंध मेरे भाई राजनीति शास्त्र से है। क्लियर। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। राजनीति से अर्थशास्त्र का संबंध है। क्लियर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। और नेक्स्ट मैं फिर बात कर लूं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार आपके दूसरे राजा हुए और अशोक जो हुए आपके तीसरे राजा हुए। क्लियर। तो इतना टर्म्स आपको ध्यान में रखिएगा। पहला अभिलेख किसने लिखवाया प्राचीन इतिहास में? अशोक ने। कब? तो 1837 ईस्वी में इसको डिकोड किया गया। सॉरी, इसको डिकोड किया गया। किसने डिकोड किया? जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए, अशोक का जो अभिलेख था ना, उसको 3 भागों में बांटा गया। उसको एक आपका गुहा लेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, और आपका ये अभी हमने पढ़ाया आपको अभिलेख हो गया, एक शिला लेख हो गया, गुहा लेख हो गया और स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेखों की संख्या आप पढ़ते हैं यहां पर। देखिए, जनरली आपसे पूछा जाएगा शिलालेख की संख्या। तो शिलालेखों की संख्या कितनी थी? शिलालेख की संख्या 14। 5वें शिलालेख से हमें धम्म महामात्रों के बारे में पता चलता है, नियुक्ति के बारे में। लेकिन 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। क्लियर। तो इतना कहानी याद रखिएगा। ईस्वी और ईसा पूर्व में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ईस्वी क्या होते हैं और ईसा पूर्व क्या होते हैं। ऐसे मैंने आपको पूरा कहानी समझा दिया है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम पीरियड, और ईस्वी का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड। तो क्लियर है दोस्त। कनिष्क के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा कनिष्क के बारे में, तब हम लोग वहां कनिष्क के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी पढ़ेंगे। इतना कहानी आप लोग का क्लियर है। चलिए, और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक ही प्रश्न में ज्यादा करेंगे तो आप लोग भी सोचिएगा कि एक ही प्रश्न में कितना देर से लगे हुए हैं। तो अभी और हम लोग अशोक पे यानी कि मौर्य वंश पे डिस्कशन करेंगे, उनके प्रशासन के बारे में, साम्राज्य के बारे में, सब चीजों के बारे में जानेंगे, लेकिन और आगे। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं नीचे। अपना जो सेकंड नंबर सवाल हमारा इंतजार कर रहा है दोस्त। तो अगला सवाल है, देखिए कहता क्या है? त्रिपिटक साहित्य है। मुझे पता है कि आपको आंसर पता होगा, लेकिन डिटेल पूरा जानिए इसके बारे में। क्यों पूरा जानिएगा? तो भूलिएगा नहीं। एग्जाम में अगर मान लीजिए मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखने आएगा, तो अभी मैंने जितना एक्सप्लेनेशन किया ना, अगर आप उतना भी लिख देंगे तो बहुत अच्छे खासे आपको क्या मिल जाएंगे? मार्क्स मिल जाएंगे। अभी और भी बहुत सारी जानकारियां थी, जैसे कि सेल्यूकस निकोटर जो हारा यहाँ पे, तो उसने क्या किया? काबुल, कंधार, हेरात, ये सब क्या किया? इसको देख के चला गया, हार गया था। तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग समय आते आते सब चीज डिस्कस कर लेंगे। पूरा सेट खत्म होते होते आपके पास बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी जी। देखिए, दूसरा सवाल है त्रिपिटक साहित्य है। देखिए, त्रिपिटक साहित्य का जनरली संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हैं टोकरी या पिटारा। पिटारा समझते हैं ना? अरे बक्सा आप समझिए। हुआ क्या समझिएगा, आप जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे। तो गौतम बुद्ध ने जो भी अपने मतलब जो भी वो बोलते थे,
उनके बाद उनके जो अनुयायी हुए, मतलब उनके मानने वाले हुए, उन्होंने उनकी बातों का क्या किया, जैसे उनके उपदेश हुए, आचार विचार हुए, उनके धर्म सिद्धांत हुए, उन सभी को क्या किया, एक पुस्तक में समाहित किया। और जो भी पुस्तक में लिख लिख कर जहां पुस्तक रखा जाता था ना, जिसमें, उसको पिटारा कहा गया। तो उसमें 3 पुस्तकें रखी गई, इसलिए इसका नाम हुआ त्रिपिटक। तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो है ना, ये किस भाषा में लिखा गया है, ये भी आपसे सवाल पूछता है, तो पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, तो पाली भाषा में त्रिपिटक लिखा गया है। त्रिपिटक में जनरली 3 आपके आते हैं, तो नाम याद रखिएगा, एक आपका सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए सूत पिटक याद करने का ट्रिक समझ लीजिए। सूत पिटक से हमें क्या पता चलता है, सूत कर आदमी क्या देता है, उपदेश देता है, तो सूत पिटक से हमें जनरली उपदेश, ठीक है, जो गौतम बुद्ध का उपदेश था वही पता चलता है। दूसरा आपका हो गया विनय पिटक, तो विनय भाई से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, क्या जी क्या हालचाल, आचार विचार पूछते हैं उनसे, तो विनय पिटक से आचार विचार हो गया। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, धम्म, धम्म मतलब क्या होता है, गिरने का आवाज होता है ना, तो धम्म पिटक, दर्शन उर्शन के लिए जाते हैं तब क्या होता है, हमें गिर उड़ जाते हैं, दर्शन, ऐसे अपना याद कीजिएगा। तो अभिधम्म पिटक से हमें क्या मिलते हैं, दर्शन सिद्धांत मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। धर्म सिद्धांत मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए और जनरली बात कर रहे हैं हम लोग, बात आई यहाँ पे कि ये किसका है, गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, किसके बारे में आया है जानकारी, गौतम बुद्ध के बारे में आया है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए गौतम बुद्ध, इनका जो जन्म हुआ, ये बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर इनका महाविनिष्कर्मण एक शब्द आता है, महापरिनिर्माण आता है, ये सवाल जो है आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फिलहाल आपसे ये जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ये जब 29 साल के हुए, कितने साल के, ये जब 29 साल के हुए, इन्होंने अपने घर को त्याग किया था। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, यह भी याद रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में, आप लोग ध्यान रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में मेरे भाई कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी, 16 वर्ष की आयु में शादी हुई, 29 साल में ये घर त्याग कर दिए। और याद रखिएगा 6 साल तक इन्होंने तपस्या किया था, 6 साल तक इन्होंने तपस्या किया था। उसके बाद 6 साल के बाद तपस्या के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पे जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई, उसी को कहा गया बोध गया। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किनको, महात्मा बुद्ध को। इनके बचपन का नाम भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिए, मैं सारे टर्म्स आपको क्लियर कर दे रहा हूं। इनका जो बोध गया और इनका जो बचपन का नाम था, याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और देखिए ध्यान रखिए, इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में। 16 साल की आयु में इनकी शादी हो गई, 29 साल में इन्होंने घर को त्यागा था, 6 साल तक इन्होंने तपस्या किया और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 80 साल की आयु में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी। इसको कहा जाता है महापरिनिर्माण। और याद रखिएगा, ये जब घर छोड़े थे ना 29 साल की आयु में, तो इसको कहा जाता है महाविनिष्कर्मण। 2 टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, जब घर त्याग किए थे उसको महाविनिष्कर्मण, आज जब उनकी मृत्यु हुई उसको कहा गया महापरिनिर्माण। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इतना टर्म्स। अब देखिए हम लोग बात करें कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना प्रवचन दिया था सारनाथ में, और उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया। पहला इनका जो सारनाथ में दिया गया प्रवचन था। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने प्रवचन कहां में दिया है, ये आप लोग बताइएगा। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन कहां में दिया है, श्रावस्ती में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, बार बार सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इतना एक्सप्लेनेशन चलिए सही है आपके लिए। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, देखिए तीसरा नंबर, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे करा दूं। देखिए याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है बौद्ध संगति के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक मुझे याद आया, तो मैं अभी आपके समक्ष एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। बौद्ध संगति, इससे भी आपके एग्जाम में सवाल जो है बौद्ध संगति से पूछे ही जाते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए पहली जो बौद्ध संगति हुई थी
वही अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो पहली बौद्ध संगति हर्यक वंश अजात शत्रु के काल में, पहली बौद्ध संगति किसने कराई थी? अजात शत्रु ने। याद रखेंगे आप लोग, यार इट मींस दैट कि अजात शत्रु किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। तो अजात शत्रु ने कराया कहाँ में? राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। दूसरी बौद्ध संगति कराई गई थी किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। दूसरी बौद्ध संगति किसके द्वारा? कालाशोक द्वारा। कहाँ में? तो वैशाली में। क्लियर मेरे भाई? कालाशोक कितना काला था, इसको काक वर्ण भी कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम कालाशोक पड़ा। तीसरी जो बौद्ध संगति कराई गई थी आपकी, वो अशोक के द्वारा कराई गई। कब? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है मेरे दोस्त, पाटलिपुत्र में कराई गई। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई वो कनिष्क के द्वारा कब कराई गई? तो कनिष्क के द्वारा 98 ईस्वी में कराई गई। कहाँ में? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ में है? तो कश्मीर में है। तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे? पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु काल में राजगीर में, कालाशोक वैशाली, अशोक पाटलिपुत्र और कनिष्क कुंडलवन, ये आपको याद रखना है। देखिए अ का अ मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, ए के है ना जी। इधर हो गया आर भी पी के। अब इतना क्या करना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कनिष्क का राज्यारोहण तिथि। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो देखिए, कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। जान लीजिए कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो थे ना, वो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक आपके कनिष्क थे। इनका 78 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ और 101 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर 102 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन याद रखिएगा, इन्होंने चौथी बौद्ध संगति कराई थी, यानी कि ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो चौथी बौद्ध संगति कराई थी कब? 98 ईस्वी में इन्होंने चौथी बौद्ध संगति कराई थी। किन्होंने? कनिष्क ने कराई थी। कनिष्क से बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछ जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि बताइए कनिष्क जो ये आपने पढ़ा है ना, ये के बारे में, मूर्तियों को सुशोभित किया जाता था किस कला के अंतर्गत? तो गांधार कला के अंतर्गत। तो ये भी कुषाण वंश से ही संबंधित था। कुषाण वंश में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, मतलब शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो कुषाण शासकों द्वारा ही जारी किया गया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? कुषाण की, पुरुषपुर। तो ये सब टर्म्स आप लोग क्या है तो याद में रखिएगा। साथ साथ चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कब से कब तक कनिष्क का शासन काल चला, ठीक है। तो चलिए, इतना एक्सप्लेनेशन तो सही है जी, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? ज्यादा होगा कैसे सर, एग्जाम आया हुआ है, सब समझिए। चलिए देखिए, ऐसे ही नहीं पैसा लिए हैं। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? सिंपल सा टर्म से 18 दिनों तक सबको याद होगा। बात कर ले महाभारत की, तो याद रखिएगा महाभारत और रामायण ये क्या है? तो दो महाकाव्य है। महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला था। लेकिन अगर आपसे पूछे महाभारत का रचना काल, तो रचना काल इसका 500, मतलब कब से कब तक इसकी रचना हुई? 500 ईसा पूर्व से मेरे भाई 500 ईस्वी तक इसकी रचना काल मानी जाती है। किसका? मतलब टोटल आप जोड़ लीजिए कितना साल लगा, तो टोटल 1000 साल इसके रचना काल को कहा जाता है। ठीक है, 1000 साल तक इसके रचना। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने किया था? तो वीएस सुकथांकर ने। ये जो महाभारत था ये कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया ये युद्ध था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। आप पूरा महाभारत अगर आपने देखा होगा तो आपको सारी जानकारियां होगी किस तरह से महाभारत में युद्ध हुआ। और फिर मतलब धन संपत्ति को लेकर, या मतलब आप कह सकते लीजिए मतलब जो भी युद्ध हुई इसमें। और उसके बाद बहुत सारे टर्म्स को आपने उसमें देखा। इनके इसमें बहुत ज्यादा गंगा पुत्र भीष्म पितामह के बारे में भी जिक्र किया जाता है, अंबा अंबालिका, ये सब विचित्र वीर्य के बारे में। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। महाभारत के युद्ध जनरली जो है ना, इससे जनरली सवाल यही सब पूछेगा कि महाभारत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। तो ये सारे टर्म्स आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। क्लियर? इसका युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक। इससे ज्यादा इसमें से सवाल आपसे नहीं पूछता ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? चलिए हम लोग थोड़ा सा अब यहाँ पे बात करना जरूरी है जैन धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने जाना था, अब जैन धर्म के बारे में जानिए। जैन धर्म के जो पहले आपके तीर्थंकर हुए उनका नाम क्या था? बताइए, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर हुए उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बाद फिर आपको ये जनरली 23वें तीर्थंकर का नाम याद रखना है, जिनका नाम था क्या? ये पार्श्वनाथ। और उन्होंने महावीर ने जो 24वें तीर्थंकर आपके हुए वो आपके कौन हुए? तो ये महावीर स्वामी हुए तीर्थंकर। ठीक ना?
तो 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। और पार्श्वनाथ का पहले से सिद्धांत था कौन? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ये सब पार्श्वनाथ का पहले से सिद्धांत था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, मतलब कभी चोरी उड़ी नहीं करना है, ये सारा टर्म्स। तो उसी में महावीर ने एक नया सिद्धांत जोड़ा था, पांचवा सिद्धांत, जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य। देखिए महावीर के बारे में आपके एग्जाम में बड़ा अच्छा सा सवाल पूछता है, महावीर के बचपन का नाम पूछता है, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है, वर्धमान महावीरा ऐसे भी हम लोग कहते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, लेकिन महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। देखिए इनका जो है ना, गौतम बुद्ध ने कब घर त्याग किया था? 29 साल की आयु में, लेकिन ये घर कब त्याग करेंगे? ये 30 साल की आयु में घर त्याग करेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 6 साल में, तपस्या 6 साल किए था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? महावीर स्वामी को ये 12 साल तक तपस्या की ना, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन संगति, पहली जैन संगति जो है ना, वो पाटलिपुत्र में कराई गई थी। जैन संगति की बात करें तो पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में कराई गई। तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना पूछता है आपसे। और आपसे जैन धर्म से ये सवाल पूछता है, एक आपका श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। तो याद रखिएगा, भद्रबाहु और स्थूल भद्र का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु, इन दोनों का जो क्या हुआ था, आपस में मतलब मतभेद के कारण दो खेमों में लोग बट गए थे, एक आपके श्वेतांबर और एक आपके दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। तो ये आप लोग इतना टर्म से याद रखिएगा, इससे जनरली आपके जैन धर्म से इतने सवाल आपके बन ही जाते हैं। क्लियर? तो इतना सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, यहाँ सबसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। सबको कहीं पे किसी को दिक्कत है जी? नहीं ना? तो बताइएगा, नहीं ना? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो इसमें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ, यही ना, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में पार्श्वनाथ में भी अपना सिद्धांत दिया था। 24वें तीर्थंकर आपके कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे, इन्होंने संन्यास लिया था, ठीक है। और ये वो बोधि वृक्ष के नीचे और ये साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे। क्लियर? उनकी मृत्यु 80 साल में हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हो गई 72 साल में। अब किसी को नहीं दिक्कत? चलिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो बताइएगा, नहीं ना? तो आगे बढ़ें। इतना महावीर स्वामी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 6ठा नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए विशाल स्नानागार के अवशेष की बात करें, सबसे पहले तो इस सभ्यता के बारे में जानिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मूल नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका फिर ये मतलब यहाँ पर सबसे पहला एक खोजा गया शहर हुआ जिसका नाम था हड़प्पा, और उसके ही कारण इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, ठीक है। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा उसी के कारण, ठीक मेरे दोस्त, आप इतना टर्म से याद रखिएगा। और हड़प्पा में सबसे पहला जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और एक बात याद रखिए, इसकी खोज जो हुई थी हड़प्पा की वो 1921 में। कब हुई थी हड़प्पा की खोज जो हुई? 1921 में। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि विशाल स्नानागार के अवशेष, याद रखिए स्नानागार पूछे या अन्नागार पूछे, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, तो ये सब आप कहाँ से लगाइएगा? तो ये सब मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन हड़प्पा जो है ना वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा और लोथल ये सब इसके प्रमुख आपके क्या है? तो जगह है। अभी तक टोटल भारत में 7 राज्यों में इसके जगहों का पता चल पाया है। और अभी तक टोटल हम लोग बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए, इसके 1500 से अधिक शहरों के बारे में, स्थलों के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त हो चुकी है। कुछ इसके पार्ट्स आपके पाकिस्तान में अब पड़े, बंटवारा हो गया 1947 में भारत पाकिस्तान का, उसके बाद से कुछ इसके पार्ट्स आपके पाकिस्तान में भी आपके पड़ते हैं। क्लियर? अभी हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का वर्तमान स्थिति कहाँ है? मांटगोमरी जिले में पाकिस्तान के। तो ये सब टर्म्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कि इसमें किस धातु के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, तो लोहे के बारे में जानकारी नहीं था। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था क्योंकि कांसे के बारे में लोगों को जानकारी था। कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती थी। ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। समकालीन का मतलब होता है कि जैसे अभी आप हैं और आप ही के समक्ष कोई आपका मित्र बंधु 12th क्लास में पढ़ रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समकालीन हो गए, मतलब एक साथ चलने वाला, आप उसको समकालीन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जी, यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब हुई? तो 1922 में हुई। किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने किया। हड़प्पा का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। फिर ये सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो
काल क्या है, इसका समय क्या है। तो देखिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये जो पुरातत्वविद होते हैं ना, जो पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता था, पुरातत्वविद जो आपके धरती के अंदर कोई भी सामग्री मतलब खुदाई करके जिन चीजों का निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं, उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। तो उनके अनुसार ये इसका सभ्यता का समय जो है 2600 से 1900 है। लेकिन एक और विधि होता है C14 विधि। C14 मतलब कार्बन 14 विधि। इसके तहत क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना गया है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये सब बीसी की कहानी है, ईसा पूर्व की कहानी है। क्लियर दोस्त, तो ये ध्यान में रखिएगा C14 विधि के द्वारा 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और यहां पर अगर पुरातत्वविदों के द्वारा पूछे तो 2600 से लेकर 1900। जनरली आपसे एनसीईआरटी में यही पूछेगा आपके एग्जाम में, तो आपको यही देना होगा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। क्लियर कंसेप्ट, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से आपके बन जाते हैं, जैसे कि किस मतलब चीज का अवशेष कहां से मिला है। तो ये इन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे तो पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है मैं धीरे धीरे आपको बतलाते जा रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखिए, अभी और हड़प्पा सभ्यता वाला प्रश्न आएगा ना तो उसमें और डिस्कस कर लेंगे। देखिए 7वां नंबर सवाल है, बोलता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। देखिए जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ वर्तमान में राज्य हैं, अभी राज्यों की संख्या टोटल कितने हैं भारत में, 28 राज्य हैं। उसी तरह से पुराने भारत में आपने महाभारत भी देखा होगा, तो उसमें भी आपने देखा होगा ना, लास्ट में महाभारत में क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। और अश्वमेध यज्ञ वो लड़ाई वाला अश्वमेध यज्ञ नहीं रहता है, वो अश्वमेध यज्ञ किस लिए रहता है, शांति के लिए रहता है। तो उसमें भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाया जाता है, तो जनरली उसमें महाजनपद ही होते थे। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो ये तो सही जवाब मगध हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल पूछता है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा आपके जैन धर्म भगवती सूत्र और ये भगवती सूत्र से और अंगुत्तर निकाय से हमें क्या पता चलता है, ये 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें पता चलता है। और 16 महाजनपदों का नाम आपको याद रखना बड़ा अनिवार्य है, तो उसको याद रखिएगा। 4 तो आपको यहीं पे दिख रहा है, बाकी आप 12 याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से सवाल पूछ जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे कि किन्हीं 8 महाजनपदों के नाम बताइए, सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान पूर्वक उसको याद कर लेंगे। क्लियर दोस्त, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था मेरे भाई। क्लियर कंसेप्ट, आगे बढ़ जाए ये और डिस्कस करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऐसे आपके बुक में दिया गया है तो हर्यक वंश के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हर्यक वंश के राजाओं ने राज किया, जिसमें से पहला जो बिंबिसार का, देखिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से, ठीक है। बिंबिसार का संबंध, बिंबी माँ आया ना तो हर्यक वंश, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन, सब एक पितृहंता वंश इसको कहा जाता है, एक दूसरे को मार मार कर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी ये उदयन द्वारा ही किया गया था, उदयन भी कहीं कहीं आपको नाम देता है। तो क्लियर, अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी बनाई थी। तो ये सारे टर्म्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इतना टर्म्स क्लियर है, जितना डिस्कशन करेंगे बहुत समय लगते जाएगा मेरे दोस्त, समय की भी पाबंदी है। जितने मतलब सारे टर्म्स, अभी 8 ही प्रश्न किए हम लोग, अभी प्राचीन इतिहास सब बचा, अभी आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन सब बचा हुआ है। देखिए 8वां नंबर सवाल देखिएगा, सिंपल सा है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। हम लोगों ने पूरा डिटेल कर लिया है मौर्य वंश के बारे में, अभी किए ना पहले नंबर सवाल में। कुषाण वंश के बारे में मैंने आपको बताया, गुप्त वंश के बारे में आगे हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं, या अभी ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। चलिए हम लोग जो समुद्रगुप्त वाला प्रश्न आएगा तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां थोड़ा ज्यादा आपको बेटर कंसेप्ट मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आगे है ना, ये भी सवाल हो गया हमारा, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो अब इसके बारे में हमें क्या करना है, 13वें के में। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में किस शिलालेख में है, तो 5वें शिलालेख में। शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो 14 शिलालेखों की संख्या है, ठीक है। तो याद रखिए, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। तो याद रखेंगे आप लोग, गुहा लेख, स्तंभ लेख, शिला लेख, अभिलेख को ही 3 अंगों में बांटा गया है। अगला देखिए आ गया ना प्रश्न आपका, अभी इसी पे हम लोग गुप्त वंश पूरा डिस्कस कर लेंगे। देखिए 10वां नंबर सवाल है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। चलिए जिनको पता है आंसर कीजिए फटाफट से, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं दोस्त। देखिए गुप्त वंश की हम लोग बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक की मैंने आपको अभी नाम बताया, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का क्या किया था, स्थापना किया था। तो नेपोलियन की संज्ञा जो है ना वो दिया गया समुद्रगुप्त को। क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त क्या था, शुरू से कहानी समझिए। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया, तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था मेरे दोस्त वो घटोत्कच था।
ठीक है, घटोत्कच का नाम आपने सुना होगा ना। तो श्रीगुप्त का सबको दिख रहा है जी, एक बार कंफर्म करेंगे लाइव वाले बच्चे, क्योंकि आज समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो बहुत सारे बच्चे नहीं भी आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इधर भी चैट सेक्शन आपके दिख ही रहा है। तो घटोत्कच था, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लें, और इसमें सबसे पहला जो महान सम्राट बना वो कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम बना। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। देखिए श्रीगुप्त के बारे में बताएं, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच। फिर उसके बाद ये सबसे इसका जो महान मतलब का ये प्रथम महान जो गुप्त वंश का हुआ चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। आज चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसी काल में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही ना फायान आता है यहाँ पे, तो याद रखिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ये था समुद्रगुप्त, ठीक ना। और समुद्रगुप्त ने क्या किया था मेरे दोस्त कि आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में, आर्यावर्त के लगभग 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के लगभग 12 शासकों को क्या किया था? परास्त किया था। इसीलिए इसको नेपोलियन से तुलना किया गया। जिस प्रकार से फ्रांस का नेपोलियन था ना, उसी प्रकार से भारत में समुद्रगुप्त था। क्लियर। और समुद्रगुप्त किसकी पूजा करता था? विष्णु भगवान की पूजा करता था। और समुद्रगुप्त जो था ना वो विष्णु भगवान का पूजा करता था। और समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही फाहियान जो है ना वो चीनी यात्री भारत आया था। चीनी बौद्ध यात्री था, बौद्ध धर्म को मानता था फाहियान। तो इतना टर्म्स क्लियर है अभी। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? समुद्रगुप्त को क्यों दिया गया? प्रश्न पूछता है समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा क्यों दी गई? समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसका जनरली संबंध गुप्त वंश से था। चंद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को परास्त किया था। इसीलिए चंद्रगुप्त को क्या किया गया था? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। इतना कहानी क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो गुप्त वंश भी लगभग आपका क्लियर हो गया। गुप्त वंश से ऐसे ही सवाल आपसे पूछते हैं, कुछ आपके मंदिरों के बारे में पूछता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो ये राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा किया गया था। आपने वैष्णव धर्म, शैव धर्म के बारे में सुना है? वैष्णव धर्म जनरली जो कृष्ण को मानते थे, शैव धर्म जो शिव की उपासक होते थे, शिव का पूजा करते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर, और कैलाश मंदिर का संबंध जनरली शिव भगवान से, यानी शैव मत वाले लोगों का, तो राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख ले, 12 नंबर। क्या सर इतना समय हो गया अभी तक 12 नंबर में? समझ में आ रहा है ना? बस इतना जरूरी है। अरे जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। जैसे नीचे जाएंगे ना हम लोग तो बहुत सब डिस्कशन वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में सही जवाब हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ ही लिए, तब क्या डिटेल डिस्कशन करना? फिर से वही बात बतलाएं कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। 16 साल की आयु में शादी हुआ, 29 साल में घर त्याग किए जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 80 साल की आयु में मृत्यु इनकी हुई, मतलब उपासना, मतलब क्या किया उन्होंने? उपासना के द्वारा अपनी शरीर को त्याग किया था, जिसको कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 सालों की तपस्या के बाद हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। तो यही सब बात हमने पढ़ा दिया, तो क्यों बार बार डिस्कशन करना है एक ही बात को, है ना मेरे भाई। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्तूप का संबंध जनरली किससे है? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल हम लोग रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल अगला कहता है 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता, अब इसके बारे में क्या ही डिस्कशन करें हम लोग। नेक्स्ट आप सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। अन्नागार, स्नानागार सब मोहनजोदड़ो। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, हाँ देखिए थोड़ा सा छूट गया ना। देखिए गुप्त वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जनरली आप लोग ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने एक डिस्कशन अभी छोड़ा, तो आप लोग अब यहाँ पे समझ लेंगे। देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है ना वो हरिसेन द्वारा की गई। हरिसेन जो थे ना वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। देखिए पूरा पढ़ा दिए टोटल कहानी। देखिए समुद्रगुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। फिर प्रथम इसके जो महान शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और फिर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय बना। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में चीनी जो बौद्ध यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था। इतना कहानी क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 16 नंबर, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? अब बताइए इस सवाल में कहीं पे कोई दिक्कत है? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था जी? फाहियान आया था। किसके टाइम में? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। कहानी क्लियर है?
380 ईसा पूर्व में। अगला देखिए 380 ईस्वी में, सॉरी। 17 नंबर सवाल देखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? देखिए गुप्त काल में क्या हुआ, बहुत सारा सांस्कृतिक विकास हुआ था, तो सांस्कृतिक विकास होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल भी माना गया। ये नहीं समझिएगा कि सोना था, स्वर्ण काल। इसी टाइम में देखिए स्वर्ण काल तो था ना, गुप्त काल, लेकिन कहा जाता है ना कि सबके जैसे एक समय क्या होता है, सबके लिए सही नहीं होता है। गुप्त मतलब स्वर्ण काल था, लेकिन इसी समय क्या होता है, सती प्रथा का भी प्रचलन था मेरे भाई। क्लियर? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख देते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना भी हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत भाषा में। अगला पाली भाषा में, क्या त्रिपिटक आपका पाली भाषा में है। अगला देखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। सारनाथ में पहला प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट आपका है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैन धर्म से था श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध। क्लियर है कंसेप्ट? कैसे प्रश्न उड़ रहे हैं ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। देखिए चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या था? चोल वंश के बारे में आप लोग समझिए, तो चोलों की अगर हम लोग सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करें, चोलों की सबसे छोटी प्रशासन, ये क्या है, दक्षिण भारत का राजवंश है, तो सबसे छोटी इकाई आपका क्या था? ऊर था। क्या था? ऊर था। ये गांव का, ये क्या था, गांव का, जैसे कैसे गांव में हमारे यहाँ कोई होता है न्याय दिलाता है, तो गांव में जमीनों का क्या करता था, देख रेख करता था। किस लिए? तालाब खुलवाने के लिए, बगीचे लगवाने के लिए। ये प्रशासनिक इकाई था, सबसे छोटे तौर पे आता था आपका ऊर। क्लियर? तो ऊर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आप सवाल देखिए, अगला नंबर 22 नंबर सवाल। अब देखिए जी, प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा है इसमें। राजा तरंगिणी के लेखक कौन है? तो अब क्लियर है इसमें सवाल, इसमें आपको आंसर बताने की आवश्यकता है। बताइए राजा तरंगिणी के लेखक कौन है? चैट सेक्शन में लिखिए तो फटाफट से। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो राजा तरंगिणी के लेखक। अगला सवाल देखिए, सारे प्रश्न सर ही कराएंगे जी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 4वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में, है ना। नेक्स्ट आप सवाल देखिए, किसने किया था? विष्णुगुप्त ने, यानी वही विष्णुगुप्त कहिए, चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। देखिए पतंजलि जो थे ना, वो शुंग वंश के काल में थे। ठीक है, पतंजलि जो थे वो शुंग वंश के काल में थे। तो सिंपल सी बात है कि हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। बट इसके बारे में अगर आप कभी गूगल कीजिएगा तो आपको प्राग मौर्य काल दिखाई देता है, बट मेरे अनुसार शुंग वंश होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लेंगे। क्लियर है? शुंग वंश एक ही बार पूछा, उसके बाद ये प्रश्न कभी पूछो नहीं किया। अगला देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण आपके कितने हैं जी? 18 ना पुराण है, तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4, वेदांगों का संख्या 6, महाकाव्य आपके 2। तो क्लियर है कहानी। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्य के समय जो टकसाल यानी पैसे का देखरेख करता था, प्रधान जो होता था, प्रधान को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष, और जो देखरेख करता था उसको कहा जाता था रूप दर्शक। ठीक है, तो इसको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष, लक्षणा हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष, और उसको कहा जाता था रूप दर्शक। अगला देखिए, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? चलिए मेरे भाई पेन और कॉपी से इस प्रश्न को लिख लीजिए। प्रश्न पूछे हीनयान और महायान, तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर पूछे, तो श्वेतांबर और दिगंबर किससे? जैन धर्म से संबंधित है। तो ये आप लोग क्लियर लिख लेंगे। लाइव वाले बच्चे, ऐप वाले बच्चे, सब लोग देखते रहिए यूट्यूब पे वीडियोस को। इसका मैंने सोचा है कि इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मात्र एक वीडियोस को डेमो के लिए। जो बच्चे देखेंगे, कोर्स लेना होगा ले सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव भी चलेगा भाई। देखिए राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो 1922 में। ये भी अभी हमारा क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे इस पे डिस्कशन क्या ही करना। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था दोस्त? 1510 ईस्वी में। इसके बारे में बता दूं तो देखिए, पुर्तगाली हमारे यहाँ है 1498 ईस्वी में। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। इसे 20 मई देता है, कोई कोई बुक में 17 मई देता है और 20 मई। तो आप ध्यान रखेंगे, 20 मई ज्यादा देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगाली आए हमारे यहाँ 1498 में। 1502 में उन्होंने अपना पहला कंपनी स्थापित किया, और 1510 में उन्होंने गोवा पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये, आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा है। सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति मेरे दोस्त, वेलेस्ली का नाम आपने सुना है? वेलेस्ली का शासनकाल किनको याद है? बताइए जरा, वेलेस्ली का शासनकाल। बिल्कुल, वेलेस्ली देखिए, वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे, है ना जी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। 1798 से लेकर 1805 का। तो सहायक संधि की नीति किसने? वेलेस्ली ने दिया था। सहायक संधि की नीति कहां कहां पे लागू की गई थी?
देखिए ये जो सहायक संधि की नीति है ना, वेलेजली से पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले नाम है, डुप्ले ने भी दिया था। तो ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछा है आपसे, लेकिन याद रखिएगा कि सहायक संधि जो शब्द का प्रयोग है ना, वो डुप्ले द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। सहायक संधि की नीति जो कार्यान्वित की गई वो 1700 इनके द्वारा की गई, किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा। क्लियर? 1798 में बने, इट मीन 1799 में इन्होंने सहायक संधि थोपना शुरू कर दिया था। अवध में जाके 1801 में अवध में भी सहायक संधि इन्होंने थोप दिया था। 1799 में आपके बहुत सारे जगह हैं, जैसे हैदराबाद में 1798 में ही, मैसूर में 1799 में। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्या लिख रहे हैं जी? सर वीडियो क्लियर है? क्लियर तो दिख रही है, सब चीज क्लियर है। हाँ, अवध में 1801 में। ठीक है। एक सवाल यहां से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि देखिए वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा वेलेजली के बारे में। ऐसे ही आपको कर्नावालिस के बारे में आएगा तो बता देंगे, फिर आपको डलहौजी के बारे में बता देंगे। डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत दिया था, कर्नावालिस ने अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, ये सब कर्नावालिस से संबंधित है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने अवध से और लखनऊ से, दोनों जगह से, अवध से भी और लखनऊ से भी, तो अवध और लखनऊ दोनों से पूछे तो आपका बेगम हजरत महल हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 57 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। 10 मई को सबसे पहले फांसी पर किनको चढ़ाया गया? मंगल पांडे को। और फांसी पर चढ़ते चढ़ते उन्होंने इतना सब लोगों में उत्साह जगा दिया था, क्या ही बताया जाए। किस लिए जी? चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। और उसमें क्या था? गाय के मांस वाले, सुअर के मांस वाले चमड़े चढ़ाए गए थे, और उसको दांत से तीरना होता था और तब जाकर उसमें बारूद भरा जाता था, इसीलिए। चलिए अगला, तो इन लोगों ने मना किया था, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है, और मुसलमान जो होते हैं वो सुअर से घृणा करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए मुगलों के बारे में सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा करी गई, ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो यही तो है बाबर, यही तो है मुगलों का। मुगल ज़्यादा, देखिए मुगल में लोग फंसते हैं, मुगल ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, मुगल में बहुत आपको कम ही पढ़ना है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। क्लियर तो दिख रहा है भाई, आप कैसे कह रहे हो कि क्लियर नहीं है सर? बार बार आपके चैट आ रहे हैं सर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। सब चीज़ तो मुझे तो सब क्लियर दिखाई दे रहा है, सब चीज़ क्लियर है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मुगल के बारे में। हाँ, एक प्रश्न याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, बाबर की विजय हुई थी। यही सारे सवाल आपसे मुगलों से पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग सब्जेक्टिव को ध्यान देंगे ना तो ये सब ऑब्जेक्टिव ऐसे उड़ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम जाना जाता था। देखिए पहले नंबर पे कौन आए? 4 को यहाँ पे नाम लिखा है, 3 को हम लिख देते हैं। देखिए पहले नंबर पे आपके बाबर आ गए, दूसरे नंबर पे हुमायूं, तीसरे नंबर पे अकबर, चौथे नंबर पे जहांगीर, पांचवें नंबर पे शाहजहां, और छठे नंबर पे आपके ये औरंगजेब। बहु-आ-ज संडे है ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए ये मुगलों का था। अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? देखिए अकबर का मेवाड़ पे भी अधिकार था, मारवाड़ पे भी था, चित्तौड़गढ़ पे भी अधिकार था, जोधपुर। तो इसमें से क्या ही लगाया जाए आंसर? किस पर अधिकार नहीं कर सका पूछ रहा है। मेवाड़ पे भी अधिकार किया था, मारवाड़ पे भी अधिकार किया था, चित्तौड़गढ़ पे भी अधिकार किया था, लेकिन खास चित्तौड़ के बारे में नहीं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के बारे में तो बुक में जिक्र है। जोधपुर के बारे में आप लोग बताइए, तो निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका मेरे दोस्त? इसमें आप लोग बताइए चित्तौड़ या जोधपुर, बी और सी। देखिए चित्तौड़गढ़ पर तो अधिकार था भाई, जोधपुर पे भी अधिकार था, किस पे नहीं कहा जाए आप ही लोग बताइए। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन से प्रीवियस ईयर का है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। 36 देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने पढ़ाई दी है उत्तर भारत में, और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया था। और कीर्तन का प्रयोग तो ये चैतन्य, इनका नाम पाप पढ़िएगा। हाँ, अकबरनामा की रचना किसने की? ये सब आपके मुगलों से संबंधित है। अकबरनामा की रचना, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाबरनामा लिखा गया किनके द्वारा? बाबरनामा लिखा गया है बाबर के द्वारा। किस भाषा में? तो उनका भाषा तुर्की था, और उसको आपने अब्दुल रहीम का नाम सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया था, उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। जनरली हम लोग आपको औरंगजेब तक बताए थे। अगला सवाल देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का आया था। अल बिरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? मुहम्मद खान। दीन इलाही किससे संबंधित है? ये भी आपके अकबर से। तो ये सब जनरली ध्यान में रखिए, सब मिक्स करते चलिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आप सवाल देखिए, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जाना जाता है? भूमि सुधार के लिए। बोले ना कि ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा, बाकी ये सब एक एक वर्ड का प्रश्न है। अब भूमि सुधार व्यापकता का सिद्धांत था तो डलहौजी के बारे में, डलहौजी का कार्यकाल याद रखिएगा। अभी मैंने आपको किन के बारे में बताया था? अभी मैंने आपको वेलेस्ली के बारे में बताया था। अब आपसे पूछा जाता है डलहौजी के बारे में, तो डलहौजी का कार्यकाल क्या है? 1848 से 1856। हाँ जी, तो 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का शासन चला। क्या आप लोग लिखते रहते हैं? चैट देखेंगे ना तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। देखिए चैट छोड़िए, चलिए प्रश्न कीजिए। तो 1848 से 1856 आपके डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। अगला देखिएगा 49 नंबर, बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है जी। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है ना, ये आपके 5 भागों में विभक्त है। और आईने अकबरी के अनुसार भूमि अगर आपसे पूछेगा तो भूमि 4 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी से हमें अकबरकालीन किसानी व्यवस्था, कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। फिर अगला सवाल आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है 52 नंबर सवाल, क्या कहता है? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ में बिताया था? दक्षिणी भारत में बिताया था। नेक्स्ट देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछे तो आपका अजमेर शरीफ में हो जाएगा। क्लियर? तो अजमेर में आपका हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के लिए बन रहा है और सारे विषयों का इसी तरह से ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव डिटेल डिस्कशन चलेगा, ठीक ना? और पूरा पढ़ लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना होगा, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। पहले क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, अब प्रैक्टिस सेट में सारा बीबीआई इंपॉर्टेंट गेस आपको मिल जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्रैश कोर्सिंग एक तरह से है। क्लियर? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? अभी हम लोगों ने किया था कि प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया। मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए गए हैं, उनको मैंने बहुत को रिमूव किया लेकिन बहुत बच गया। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो शाहजहां के टाइम में, और चित्रकला का सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो जहांगीर के टाइम में। तो लिख लीजिए एक पेज पर, चित्रकला का सबसे अधिक विकास जहांगीर के टाइम में, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के टाइम में। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपका, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अभी हम लोगों ने किया बहादुर शाह जफर। अल बरूनी, ये भी हम लोगों ने कर लिया। इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। अच्छा लगा? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। बहुत अच्छे भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य से आपको पता है तुलु वंश, संगम वंश, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। सबसे प्रतापी शासक आपके कृष्णदेव राय हुए। तेनाली रामन इसके ही दरबार में रहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एओ ह्यूम को माना जाता है। ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम आपके हो जाएंगे जी। अगला सवाल आप देखिएगा। नेक्स्ट आपका 64 नंबर आपका क्या कहता है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है ना, ये विजयनगर से संबंधित है। हम्पी किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से हम्पी का संबंध है जनरली। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट आप सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। बोले थे ना कि प्रश्न नीचे आते आते बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। शुरू में एक्सप्लेनेशन पूरा चलेगा, लास्ट में आते आते आपको आसान लगने लगेगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। खिलाफत 1919 में हुआ। असहयोग 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ। भारत छोड़ो 1942 में हुआ। तो सब याद रखिएगा। अगला सवाल आप देखिए। नेक्स्ट आपका सवाल है, प्रश्न कहता है 67 नंबर, क्या कहता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया। कुछ कुछ नारा है, करो या मरो 1942 के आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आप देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। लेकिन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे सवाल को आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट आप प्रश्न देख लीजिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1 जनवरी 1600 ईस्वी को।
मतलब दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट आप सवाल देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ मेरे दोस्त? 1919 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है, ये अमृतसर में है, ठीक है। जालियांवाला बाग कहाँ में है? तो अमृतसर में है। यह हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। जनरल डायर का नाम ओ डायर आपने सुना होगा, ओ डायर ने जे डायर को यानी जनरल डायर को आदेश दिया था। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में, पूना पैक्ट। अगला सवाल किसका प्रकाशन अबुल कलाम में आजाद ने किया? अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा था? जीएस लिविदेव को। गोपुरम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, मंदिर के प्रवेश द्वार से था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? यहां पर आप 1905 कर लेंगे, ठीक है, 1905 कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट आपका सवाल है 79 नंबर। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कृष्णदेव राय के बारे में, ये आयंगर व्यवस्था इन्हीं के टाइम में था ना। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा देखिए मई दे दिया ना, यहाँ पर आप ध्यान रखिए 20 मई होगा, तो 20 मई 1498 को। नेक्स्ट आप सवाल देखेंगे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो इनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। अगला सवाल आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ब्लैक ब्यूटी के तहत, आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुंबई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्लियर? तो ये भी सवाल है। 83 हो गया, अभी 84 भी हो गया, 85 भी हो गया, 86 देखिए, 86 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके कौन होंगे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन सही जवाब। देखिए क्यों, आप समझिएगा। पहले गवर्नर जनरल की बात की रही है, जब अपना देश आजाद हुआ था उसके बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल थे, तो पहले गवर्नर जनरल भी कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यही पूछता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन पहले बने? तो सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना राजगोपालाचारी ने किया और ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हुए? तो सी राजगोपालाचारी। इनके बाद गवर्नर जनरल का जो हमारे यहाँ से था वो हटा दिया गया कि गवर्नर जनरल अब कोई नहीं बनेगा। आवाज क्लियर है सभी को ना? माइक हिल गया। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, और इसमें आपके बहुत सारे भारतीय संविधान को अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन करना शुरू करेंगे तो पूरा समय बीत जाएगा, इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव में करेंगे एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखिए आपने कोर्स लिया है ना, तो आप ये मत समझिए आप सारा क्लास जो होगा एक इंटरलिंक होगा। जैसे जो टर्म्स के बारे में यहाँ डिस्कशन कर दिए, हो सकता है मे बी सब्जेक्टिव में उसके बारे में बहुत कम डिस्कशन चले, जिसके बारे में डिस्कशन यहाँ कम किए उसके बारे में डिस्कशन वहाँ बहुत ज़्यादा चले। जैसे संविधान के बारे में भी डिस्कशन ही नहीं किए, उसके बारे में उसमें करेंगे। समय को भी तो देखना है ना। अब एक ही क्लास में आपका 1-1 घंटे का क्लास है, अब बहुत समय चला जाए तो फिर नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय की भी पाबंदी है, इसलिए हम लोग सारे चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे, ठीक ना। आप ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ पूरा आपका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, सब चीज़ समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। जितना करा रहे हैं उतना कर लीजिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी है जनाब। अगला सवाल देखिएगा प्रभु, सवाल है 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा असहयोग आंदोलन। 20 में बढ़ेगा खीस, नहीं करेंगे किसी का सहयोग तो आएगा असहयोग। खिलाफत आंदोलन पढ़ाई दिए 1919 में, फिर उसके बाद भारत छोड़ो 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चलिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी आपका गुजरात में है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में हुआ, पूना पैक्ट। ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर। दिल्ली चलो का नारा ये पढ़ लिए। काला कानून रॉलेट एक्ट को 1942 में कौन सा? यार एक ही प्रश्न आ रहा है, कितना हटाए थे सब, बहुत प्रश्न रिपीटेड है जी। भारतीय संविधान के, ये भी देखिए रिपीटेड था, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया अभी। असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, अभी नहीं पढ़ा है, 1920 में। तो टोटल यहाँ से मेरे दोस्त 2009 से लेकर 2014 तक में अप्रोक्स आपके 2009 से आप 2014 तक में लेंगे तो टोटल आपके बिना रिपीटेड हम लोग गिने तो यहाँ 97 हुआ, जिसमें से आपने देखा 10 प्रश्न तक रिपीटेड इसमें आ ही गए हैं। तो मतलब एटलीस्ट 85 प्रश्न आपके थे टोटल 2009 से लेकर 2014 तक।
बिना रिपीटेड, मतलब जो रिपीट किया गया उसको छोड़कर, उसको मतलब 2 बार नहीं लिया गया। तो टोटल आपके 85 प्रश्न हुए, जिसका मैंने डिस्कशन कर दिया, आपको समझा भी दिया। तो अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि इस 85 प्रश्न को आपको क्या करना है, जितने 85 प्रश्न हुए इसको अपने दिमाग में फुल्ली फिट बैठा लेना है। इसी से तो रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट बनेगा। देखिए प्रैक्टिस सेट का आपको मैं दिखा दूंगा, आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट बन चुका है। आप लोग उस प्रैक्टिस सेट से फिर अपना तैयारी भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, आप इसका अपने यहाँ जिरक्स करा के भी आप अपना क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखिए अपना ही है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस सेट से क्या करिएगा, आराम से अपना जो भी क्लासेस हो गई उसका आप प्रिंट निकलवा लेंगे। देखिए एक पेज में मैंने ज़्यादा प्रश्न हटाने का प्रयास किया है। एक पेज में इसमें देखिए 26 प्रश्न है, इसलिए 26 कितना हो जाएगा, 52 प्रश्न। मतलब एक पेज आप प्रिंट कराइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे आप बोलिएगा अभी इसको, मतलब ये 2 जनवरी से कराया जाएगा, मैंने आपको बताया ना इसके बारे में टाइमिंग। तो ये 2 जनवरी से, ये 2 दिन पहले पढ़ा देते हैं सब चीज़, तब फिर बाद में प्रैक्टिस सेट करेंगे। और तैयारी बहुत अच्छी होगी भाई, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी करा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे दोस्त? अच्छा लगा होगा तो जाइएगा चैट सेक्शन में लिखिएगा कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से लाइव अपना क्लास करते रहिए। बीच में कुछ वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करके भी अपलोड करते रहूँगा, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है समय खत्म हो सके। तो इसी के साथ आज की इस क्लास में हम लोग यहीं पे अपनी इस क्लास को हैप्पी एंडिंग करते हैं। दोस्त पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।